हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे आप RSAT की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपकी तैयारी को देखते हुए एक क्लास लेके आया हूँ दोस्तों मैं। इस क्लास के अंदर दोस्तों 35% है और उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये 35% आपके 35 के 35 सही होने वाले होंगे। ठीक है, मतलब पूरे 35% आप सही करोगे इस क्लास में से, ये मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपने तैयारी अच्छी कर रखी है। तो ये क्लास मतलब एक तरीके से आपकी तैयारी का मूल्यांकन करेगी कि आपके कितने परसेंट सही होते हैं इस क्लास में से। देखते हैं भाई किस किस बच्चे के 30% सही होते हैं और किस किस बच्चे के इस क्लास में से पूरे 35% सही होते हैं। ठीक है, तो क्लास वैसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि एक उपयोगकर्ता, क्या दोस्तों, एक उपयोगकर्ता MS एक्सेल में बड़े डेटा सेट पर कार्य कर रहा है और वह केवल उन सेल की संख्या जानना चाहता है जिनमें केवल न्यूमेरिक वैल्यूज है, जबकि टेक्स्ट और ब्लैंक सेल को इग्नोर करना चाहता है। ऐसे में उसे कौन सा फंक्शन यूज करना चाहिए, काउंट ए का, काउंट का, या फिर काउंट इफ का, या सम का। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है और यहाँ पे ऐसे पर्सन कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो बताइए दोस्तों, एक एक्सेल में एक उपयोगकर्ता चाहता है कि भाई वो सिर्फ उन सेलों को गिने जिनमें नंबर्स है। ठीक है, बाकी टेक्स्ट लिखा हुआ है या खाली है उनको नहीं गिनना चाहता वो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करें, चार ऑप्शन आपके सामने, काउंट ए का, काउंट का, काउंट इफ का, या सम का। देखिए दोस्तों, यहाँ बात करें हम काउंट ए की, तो ये क्या करता है दोस्तों, ये नंबर को भी गिनता है। ठीक है, प्लस ये टेक्स्ट को भी गिनता है दोस्तों। ठीक है, और प्लस कोई भी सिंबल होता है ना, सबको गिनता है एक तरीके से ये। तो ये तो होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि हमें क्या चाहिए दोस्तों, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को गिनना है भाई साहब। तो यहाँ पे काउंट का फंक्शन क्या करता है, सिर्फ नंबर को गिनता है। क्या करता है दोस्तों, सिर्फ नंबर को गिनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, क्योंकि काउंट का फंक्शन क्या करता है, सिर्फ नंबर को गिनता है। काउंट इफ क्या काम करता है दोस्तों, तो काउंट इफ क्या करता है, शर्तों के आधार पर, शर्तों के आधार पर गणना करता है। क्या करता है दोस्तों, शर्तों के आधार पर गणना करता है। जबकि यहाँ पे सम का क्या काम करता है, जोड़ने के लिए काम करता है दोस्तों, मतलब जोड़ने का काम करता है कौन, सम का फंक्शन। तो उम्मीद करता हूं पहला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि यदि कंप्यूटर सिस्टम में रैम की क्षमता सीमित है और उपयोगकर्ता एक साथ कई एप्लीकेशन चला रहे हैं, तो सिस्टम परफॉर्मेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका मुख्य कारण क्या होगा। पहला ऑप्शन, परफॉर्मेंस बढ़ेगी क्योंकि मल्टीटास्किंग इफिशिएंट होगा, या परफॉर्मेंस घटेगी क्योंकि रैम इनफिशिएंट होगी, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या केवल स्टोरेज सीमित रहेगा। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे इसका आंसर देंगे सब। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या होगा दोस्तों, परफॉर्मेंस घटेगी क्योंकि रैम कम होगा। ठीक है, रैम कम होने की वजह से क्या होगा दोस्तों, परफॉर्मेंस घटेगी। तो यहाँ पे आएगा दूसरे में बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा कि देखिएगा, MS वर्ड में यूजर चाहता है कि वह एक ही डॉक्यूमेंट को अलग अलग लोगों के नाम पर ऑटोमेटिकली जनरेट किया जाए। MS वर्ड में यूजर चाहता है कि एक ही डॉक्यूमेंट को अलग अलग लोगों के नाम के साथ साथ ऑटोमेटिकली जनरेट किया जाए, जिसमें हर डॉक्यूमेंट के नाम और एड्रेस बदलता रहे। इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त फीचर कौन सा है, फाइंड एंड रिप्लेस का, हेडर एंड फुटर का, मेल मर्ज का, या फॉर्मेट पेंटर का। देखिए दोस्तों, जब आप एक ही डॉक्यूमेंट को अलग अलग लोगों के नाम के साथ जनरेट करना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है आपको मेल मर्ज की जरूरत पड़ेगी। किसकी दोस्तों, मेल मर्ज की। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों तीसरे में सी ऑप्शन, मेल मर्ज। तो तीसरे में क्या आएगा दोस्तों, मेल मर्ज आएगा। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों का सही हो जाएगा सवाल। अब चलते हैं दोस्तों आज की चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों आपसे, ध्यान से देखिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा फंक्शन CPU, मेमोरी और IO इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है ताकि सिस्टम एफिशिएंटली कार्य कर सके। बताओ दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, प्रोसेस मैनेजमेंट का, फाइल मैनेजमेंट का, डिवाइस मैनेजमेंट का, या सिक्योरिटी मैनेजमेंट का। चार ऑप्शन आपके सामने। तो बताइए दोस्तों चौथे का क्या जवाब सही होगा। तो यहाँ पे होगा दोस्तों प्रोसेस मैनेजमेंट। क्या होगा दोस्तों, प्रोसेस मैनेजमेंट होगा। तो मतलब चौथे में क्या आएगा दोस्तों, ए ऑप्शन इज राइट, प्रोसेस मैनेजमेंट। अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवें प्रश्न है कि एक यूजर एक्सेल में इफ A1 बढ़ा है 50 से तो पास, अन्यथा फेल फॉर्मूला का उपयोग करता है। तो A1 में अगर 45 वैल्यू है तो रिजल्ट क्या होगा दोस्तों।
सीधी सी बात है, A1 बड़ा होगा 50 से तो ही पास होगा, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है कि A1 में 45 वैल्यू है, तो मतलब ये रॉन्ग हो गया, तो रॉन्ग हो गया तो पास नहीं होगा दोस्तों, फिर क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा फेल, क्योंकि कंडीशन क्या है दोस्तों, फॉल्स है। कंडीशन क्या हो जाएगी दोस्तों, फॉल्स हो जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ पांचवा आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज की छठी प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग करने पर यूजर को लोकल स्टोरेज की आवश्यकता कम क्यों पड़ती है। क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग करते समय यूजर को लोकल स्टोरेज की आवश्यकता कम क्यों पड़ती है। क्योंकि डाटा इंटरनेट सर्वर पर स्टोर होता है, डाटा डिलीट हो जाता है, क्योंकि रैम बढ़ जाती है, क्योंकि सीपीयू फास्टर हो जाता है। तो जवाब आएगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि डाटा कहाँ पहुँच जाता है, वो इंटरनेट सर्वर पे स्टोर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि इंटरनेट पे डाटा स्टोर करना। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों छठे में ए ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करता हूँ छठा प्रश्न आपका सही हो गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, यदि कोई यूजर मेलिशियस सॉफ्टवेयर से अपने सिस्टम को सुरक्षित रखना चाहता है तो उसे कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए। यदि कोई यूजर मेलिशियस सॉफ्टवेयर से अपने सिस्टम को सुरक्षित रखना चाहता है तो उसे कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए। पहला, एंटीवायरस इंस्टॉल करना, दूसरा फायरवॉल इनेबल करना, तीसरा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना, या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। सातवें में क्या आएगा भाई, तो सातवें में आएगा दोस्तों यहाँ पे देखो, एंटीवायरस इंस्टॉल भी करना पड़ेगा उसको, फायरवॉल इनेबल भी करना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। क्या आएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी आएगा सातवें में। उम्मीद करता हूँ सातवां प्रश्न आप सभी बच्चों का ठीक हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के आठवें प्रश्न की ओर। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो उन सभी बच्चों के पास जरूर शेयर करना जिनकी RSCIT के एग्जाम है, ठीक है। और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे जब चैनल सब्सक्राइब होगा। तो दोस्तों आठवां प्रश्न है कि MS पावरपॉइंट में एनिमेशन और ट्रांजिशंस के बीच मुख्य अंतर क्या है। पावरपॉइंट में एनिमेशन और ट्रांजिशंस के बीच में मुख्य अंतर क्या है। पहला, दोनों सेम है। दूसरा, एनिमेशन ऑब्जेक्ट पर लागू होता है, ट्रांजिशन स्लाइड पर, या एनिमेशन स्लाइड पर या ट्रांजिशन ऑब्जेक्ट पर, या कोई अंतर नहीं है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, एनिमेशन जो होता है ऑब्जेक्ट पे लागू होता है, जबकि ट्रांजिशंस किस पे होता है दोस्तों, स्लाइड पे लागू होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपका ठीक हो गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के नवें प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि यदि किसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिशन के दौरान पैकेट्स खो जाते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल उन्हें पुनः भेजने की जिम्मेदारी निभाता है। यदि किसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिशन के दौरान पैकेट्स खो जाते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल उन्हें पुनः भेजने की जिम्मेदारी निभाता है। पहला, HTTP, दूसरा FTP, तीसरा TCP, या SMTP। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों कौन सा होगा, तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा TCP। क्या होगा दोस्तों, TCP होगा। SMTP क्या करता है दोस्तों, ईमेल भेजने के काम करता है दोस्तों। क्या करता है दोस्तों, ईमेल भेजने का काम कौन करता है दोस्तों, SMTP प्रोटोकॉल काम करता है। अब यहाँ पे क्या जवाब सही होगा दोस्तों, नवे में TCP होगा। क्या होगा दोस्तों, TCP होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है हमारा कि MS एक्सेल में एब्सोल्यूट रेफरेंस का उपयोग कब किया जाता है। MS एक्सेल में एब्सोल्यूट रेफरेंस का उपयोग कब किया जाता है। एब्सोल्यूट रेफरेंस मतलब यहाँ पे डॉलर सिंबल के साथ साथ में आपको कॉलम का नाम और फिर रो का नाम दिखाई देता है। तो जब सेल रेफरेंस बदलना हो, जब फॉर्मूला कॉपी करने पर रेफरेंस फिक्स रखना हो। सीधी सी बात है, जब आप फॉर्मूला कॉपी करना चाहते हैं तो रेफरेंस को अगर आपको फिक्स रखना है ना, भाई चेंज ना हो, तो सीधी सी बात है आप फिक्स कर दीजिए उसको। तो यहाँ पे आएगा 10वें में बी ऑप्शन, जब फॉर्मूला कॉपी करने पर रेफरेंस फिक्स रखना हो, ठीक है। बी ऑप्शन इज राइट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इन 10 प्रश्नों में से आपके 10 के 10 ठीक हो गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि एक कंप्यूटर में कैश मेमोरी का उपयोग क्यों किया जाता है। एक कंप्यूटर में कैश मेमोरी का उपयोग क्यों किया जाता है। डाटा परमानेंटली स्टोर रखने के लिए, सीपीयू की स्पीड बढ़ाने के लिए, फ्रिक्वेंटली यूज डाटा स्टोर करके, या फिर इनपुट देने के लिए, या फिर बात करें दोस्तों आउटपुट दिखाने के लिए। तो सीधी सी बात है दोस्तों, कैश मेमोरी क्या करती है, सीपीयू की स्पीड बढ़ाती है। तो यहाँ पे आएगा सीपीयू स्पीड बढ़ाने के लिए, क्योंकि फ्रिक्वेंटली डाटा स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे आएगा 11वें में बी ऑप्शन इज राइट, सीपीयू की स्पीड बढ़ाने के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों 11वां प्रश्न आपका ठीक हो गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ईमेल में BCC का उपयोग क्यों किया जाता है।
ईमेल में बीसीसी का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे बीसीसी का उपयोग क्यों किया जाता है भाई? पहला ऑप्शन सभी रिसिप्ट को दिखाने के लिए, ईमेल डिलीट करने के लिए, अटैचमेंट जोड़ने के लिए, या हिडन रिसिप्ट भेजने के लिए। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, क्या ऑप्शन आएगा जल्दी से बताइए आप कमेंट बॉक्स के अंदर। आपको देता हूँ 5 सेकंड का समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखते हैं किन किन बच्चों का आंसर ठीक होता है इसमें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात करें बीसीसी की, इसका पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है दोस्तों? ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। और जब इसका यूज किया जाता है तो तब किया जाता है जब आपको प्राप्तकर्ताओं को मतलब एक तरीके से अपनों छुपाने के लिए, मतलब गुप्त रखने के लिए इसको किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा दोस्तों? डी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 13वें नंबर का कि यदि किसी स्प्रेडशीट में यूजर चाहता है कि केवल एंट्रीज दिखाई दे जो किसी स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो उसे कौन सा फीचर उपयोग करना चाहिए? सॉर्ट का, फिल्टर का, फॉर्मेट का, या मर्ज का? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहाँ पे दोस्तों सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों फिल्टर का। किसका दोस्तों? अगर आप फिल्टर का यूज करते हैं तो ऐसी कंडीशन आप यूज करेंगे, फिल्टर। ओके, 13वें में आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन सी स्थिति में एसएसडी और एचडीडी की तुलना में अधिक लाभकारी होती है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में एसएसडी एचडीडी की तुलना में अधिक लाभकारी होती है? लार्ज स्टोरेज के लिए, लो कॉस्ट के लिए, फास्ट डाटा एक्सेस और बूट टाइम के लिए, या बैकअप स्टोरेज के लिए? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों फास्ट डाटा एक्सेस और बूट टाइम के लिए। फास्ट डाटा एक्सेस और बूट टाइम के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न है हमारा 15वां यहाँ पे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीटास्किंग का क्या अर्थ है? एक समय में एक टास्क, केवल बैकग्राउंड प्रोसेस करना, एक समय में कई टास्क, या फिर बात करें केवल इनपुट ऑपरेशंस के लिए? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों एक समय में मल्टीटास्किंग। सीधी सी बात है, एक समय में कई टास्क। सी ऑप्शन इज राइट। 15वें में क्या आएगा दोस्तों? सी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, एमएस वर्ड में स्टाइल्स का उपयोग क्यों किया जाता है? एमएस वर्ड में स्टाइल्स का उपयोग क्यों किया जाता है? केवल टेक्स्ट लिखने के लिए, डॉक्यूमेंट को कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग देने के लिए, या प्रिंटिंग के लिए, या सेविंग के लिए? बताइए दोस्तों क्या होगा? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों 16वें में जो ऑप्शन आएगा वो आएगा डॉक्यूमेंट को यहाँ पे फॉर्मेटिंग देने के लिए। सीधी सी बात है, बी ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे? बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। 17वां प्रश्न दोस्तों क्या है? यदि किसी वेबसाइट का यूआरएल HTTPS से शुरू होता है तो इसका क्या अर्थ है? दोस्तों बात करें HTTPS, यहाँ पे है एस लगा हुआ है किसी वेबसाइट में, यहाँ पे मतलब प्रोटोकॉल के अंदर, तो सीधी सी बात है वो क्या होगी? सिक्योर इनक्रिप्टेड कनेक्शंस होगा दोस्तों। सिक्योर इनक्रिप्टेड क्या होगा दोस्तों? कनेक्शन होगा इसमें। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है कि एक्सेल में पिवोट टेबल का मुख्य उपयोग क्या है? एक्सेल में पिवोट टेबल का मुख्य उपयोग क्या है? डाटा डिलीट करना, डाटा समराइज और एनालाइज करना, या बात करें दोस्तों फॉर्मेटिंग करना, या प्रिंटिंग करना? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? एक्सेल में पिवोट टेबल का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो दोस्तों जो मुख्य उपयोग होता है वो होता है दोस्तों डाटा समराइज और एनालाइज करना। डाटा समराइज और एनालाइज करना। 18वें में आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों 18% तक आपके एकदम सही हो गए होंगे। किन किन बच्चों के एकदम 18% एकदम सही है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें प्रश्न की ओर। 19वां है दोस्तों कि यदि सीपीयू बहुत अधिक गर्म हो जाता है तो कौन सा कंपोनेंट्स इसे नियंत्रण करने में मदद करता है? यदि सीपीयू बहुत अधिक गर्म हो जाता है तो कौन सा कंपोनेंट्स इसे नियंत्रण करने में मदद करता है? यूपीएस, मॉनिटर, कीबोर्ड, या कूलिंग फैन? तो सीधी सी बात है दोस्तों, अगर सीपीयू गर्म हो जाता है तो कौन सा जो घटक ऐसा है जो इसको नियंत्रण करने में मदद करता है? तो वो करता है दोस्तों कूलिंग फैन। कूलिंग फैन। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। 19वें में क्या आएगा दोस्तों? डी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार का अटैक यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी करने के लिए फेक वेबसाइट का उपयोग करता है? किस प्रकार का अटैक पर्सनल
इंफॉर्मेशन की चोरी करने के लिए फेक वेबसाइट का उपयोग करता है, फिशिंग करता है, हैकिंग करता है, या स्पैमिंग करता है, या ट्रैकिंग करता है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। उम्मीद करता हूँ 20% आप सही जवाब देंगे इसका। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों फिशिंग। क्या आएगा दोस्तों? फिशिंग आएगा। ओके, तो फिशिंग अटैक ऐसा है होता है जो यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन की चोरी करने के लिए फेक वेबसाइट का उपयोग करता है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम फिशिंग अटैक। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके इन 20 प्रश्नों में से 20 के 20 एकदम सही हो गए होंगे। किन किन बच्चों के 20 के 20 सही हो गए भाई? अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि एमएस एक्सेल में काउंट इफ फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? एमएस एक्सेल में काउंट इफ फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? टोटल काउंट के लिए, कंडीशनल बेस काउंट के लिए, सम के लिए, या एवरेज के लिए? बताइए दोस्तों एमएस एक्सेल में काउंट इफ फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे काउंट इफ की बात की जाए तो एक तरीके से हम बात करें कि शर्तों के आधार पर जोड़ने के लिए काम करता है दोस्तों। के शर्तों के आधार पर जोड़ता है, ये शर्तों के आधार पर, सॉरी जोड़ता नहीं है, शर्तों के आधार पर गिनने का काम करता है। ओके, तो यहाँ पे आएगा काउंट बेस काउंट, कंडीशन बेस काउंट। क्या आएगा दोस्तों? कंडीशन बेस काउंट आएगा। बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 22 की तरफ। 22 क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेस क्या होता है? कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेस क्या होता है? पहला शट डाउन करना, दूसरा रिस्टार्ट करना, तीसरा सिस्टम स्टार्ट होने की प्रक्रिया, या डाटाबेस डिलीट करना? बताइए दोस्तों कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेस क्या होता है? तो कौन कौन बच्चे को पता है भाई कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेस क्या होता है? तो क्या होता है भाई? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सही जवाब, सिस्टम स्टार्ट होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? बूटिंग कहते हैं। ओके, सी ऑप्शन इज राइट। सिस्टम स्टार्ट होने की प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों, बूटिंग कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें प्रश्न की और 23वां प्रश्न हमारा, यदि किसी यूजर को डाटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है तो उसे एक्सेल में क्या उपयोग करना चाहिए? बताइए दोस्तों क्या उपयोग करना चाहिए ग्राफिकल के लिए? टेबल का, चार्ट का, फॉर्मूला का, या फिल्टर का? तो दोस्तों ग्राफिकल कुछ ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, तो ये ग्राफिकल मान लेते हैं एक तरीके से। तो ऐसे उपयोग करने के लिए आपको चार्ट का उपयोग करना पड़ेगा। किसका दोस्तों? चार्ट का उपयोग करना पड़ेगा। और किसी सिलेक्टेड डाटा का चार्ट बनाना है तो आपको क्या प्रेस करना चाहिए दोस्तों? F11 फंक्शन की प्रेस करनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ 23वां प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन सा डिजिटल पेमेंट मेथड है? निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल पेमेंट मेथड है? कौन सा मेथड है भाई पेमेंट यहाँ पे डिजिटल? यूपीआई है, चेक है, कैश है, या ड्राफ्ट है? बताइए दोस्तों कौन सा है यहाँ पे? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों 24वें में ए ऑप्शन इज राइट, यूपीआई। ठीक है, तो लगा लो ए ऑप्शन पे टिक यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 25 की तरफ। 25वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा कि रैम और रोम के बीच मुख्य अंतर क्या है? रैम और रोम के बीच मुख्य अंतर क्या है? दोनों वोलेटाइल है, रैम वोलेटाइल है और रोम नॉन वोलेटाइल है, या रैम परमानेंट है, रोम टेम्परेरी है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करें तो रैम जो होती है अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, और रोम जो होती है दोस्तों स्थायी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों रैम वोलेटाइल है जबकि रोम नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी मेमोरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करता हूँ बी ऑप्शन पे टिक कर लिया होगा आपने। ठीक है, तो 25वें में क्या आएगा दोस्तों? बी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 26वें प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न है कि यदि एक्सेल में फॉर्मूला गलत लिखा गया है तो कौन सा एरर दिख सकता है? यदि एक्सेल में फॉर्मूला गलत लिखा गया है तो कौन सा एरर दिखता है या दिख सकता है? वैल्यू, नेम, डिवीजन, या फिर उपरोक्त सभी? अगर गलत है तो कौन सा एरर दिख सकता है भाई? जल्दी से बताइए हमें। तो देखिए दोस्तों अगर फॉर्मूला गलत है तो वैल्यू भी दिख सकता है, नेम भी दिख सकता है, और डिवीजन बाई 0 भी दिख सकता है। तो यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी। क्या आएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी आएगा। 26वें में क्या आएगा दोस्तों? डी ऑप्शन आएगा, उपरोक्त सभी। अब चलते हैं दोस्तों आज के 27वें प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, समझ में भी आ रही होगी। अब चलते हैं दोस्तों आज के 27वें प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न है हमारा कि फायरवेल का मुख्य कार्य क्या है? फायरवेल का मुख्य कार्य क्या है? डाटा डिलीट करना, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, स्पीड बढ़ाना, या फिर स्ट्रॉन्ग स्टोरेज बढ़ाना? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब?
तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अगर फायरवॉल की बात करें तो एक दीवार की तरह सिक्योरिटी करती है आपकी। तो यहाँ पे आएगा नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 2800 की, और 2800 पूछ रहा है हमसे कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग क्यों किया जाता है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग क्यों किया जाता है। पहला ऑप्शन, सिंगल स्लाइड एडिट करने के लिए, सभी स्लाइड में यूनिफॉर्म डिजाइन लागू करने के लिए, या एनिमेशन लगाने के लिए, या प्रिंट करने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे सही जवाब इसका, कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग क्यों किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट, कि सभी स्लाइड में यूनिफॉर्म डिजाइन लागू करने के लिए। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 29 की तरफ। 29 नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, गूगल, बिंग, याहू या एक्सेल। देखिए दोस्तों यहाँ पे सर्च इंजन की बात की जाए तो गूगल भी होता है, बिंग भी होता है, याहू भी होता है, लेकिन एक्सेल यहाँ पे नहीं होता है। और पूछा भी क्या है, नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई साहब, एक्सेल नहीं है। तो डी ऑप्शन इज राइट, एक्सेल। ओके, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 30वें नंबर की तरफ। यदि किसी यूजर को डाटा बैकअप लेना है तो कौन सा तरीका सही है। यदि किसी यूजर को डाटा बैकअप लेना है तो कौन सा तरीका सही है। एक्सटर्नल स्टोरेज या क्लाउड में सेव करना, केवल रैम में स्टोर करना, या डिलीट करना, या प्रिंट करना। देखिए दोस्तों, यदि किसी यूजर को डाटा बैकअप लेना है तो क्या करना चाहिए, या तो उसे एक्सटर्नल स्टोरेज या क्लाउड में सेव करना चाहिए। सीधी सी बात है, ए ऑप्शन इज राइट। 30वें में क्या आएगा दोस्तों, ए ऑप्शन आएगा। तो मुझे बताइए इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने ऐसे प्रश्न हैं तो एकदम सही हो चुके हैं। अब चलते हैं दोस्तों आज के 31वें प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेज फीचर का उपयोग किस लिए होता है। एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेज फीचर का उपयोग किस लिए होता है। फॉर्मेटिंग के लिए, एडिटिंग हिस्ट्री ट्रैक करने के लिए, या प्रिंटिंग के लिए, या सेविंग के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेज फीचर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, इसका उपयोग किया जाता है एडिटिंग हिस्ट्री ट्रैक करने के लिए। क्या दोस्तों, एडिटिंग हिस्ट्री ट्रैक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 32 की तरफ। 32वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों आपसे, ध्यान से देखिएगा कि यदि कोई यूजर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। यदि कोई यूजर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। केवल नाम का उपयोग करना, सिंपल नंबर रखना, या फिर मिक्स ऑफ लेटर, नंबर और सिंबल तीनों का उपयोग करना, या फिर केवल लोअर केस। सीधी सी बात है, यहाँ पे यूजर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहता है तो उसे मिक्स ऑफ लेटर भी रखने पड़ेंगे दोस्तों, नंबर भी रखने पड़ेंगे, और सिंबल भी रखने पड़ेंगे। तो सी ऑप्शन इज राइट। 32वें में क्या आएगा दोस्तों, सी ऑप्शन आएगा। उम्मीद करता हूँ 32वां प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और आपने सही आंसर भी दिया होगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 33 की तरफ, 33वें की तरफ, कि एक्सेल में सॉर्टिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है। एक्सेल में सॉर्टिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है। डिलीट डाटा, प्रिंट करना, या फॉर्मेट, या अरेंज डाटा। दोस्तों सॉर्टिंग की बात की जाए तो असेंडिंग और डिसेंडिंग किया जाता है, मतलब ए टू जेड या जेड टू ए मेट्रो किया जाता है। तो उसके लिए हम करेंगे दोस्तों अरेंज डाटा। क्या करेंगे दोस्तों, अरेंज डाटा करेंगे। तो 33वें में आएगा दोस्तों डी ऑप्शन, अरेंज डाटा। असेंडिंग डिसेंडिंग दो प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, या तो किया जाएगा असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग के रूप में, या दोस्तों डिसेंडिंग के रूप में किया जाएगा, डिसेंडिंग। ओके, असेंडिंग में आएगा दोस्तों ए टू जेड, और डिसेंडिंग में आएगा दोस्तों जेड टू ए। ओके, उम्मीद करूंगा ये भी आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब चलते हैं दोस्तों आज के 34 की तरफ। 34वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे दोस्तों कि कंप्यूटर में बायोस का मुख्य कार्य क्या है। कंप्यूटर में बायोस का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, तो ओएस लोड करना होता है, या फिर हार्डवेयर इनिशियलाइज करना होता है, या डाटा स्टोर करना होता है, या इंटरनेट चलाना होता है। BIOS का जो पूरा नाम होता है दोस्तों वो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है दोस्तों, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों सही जवाब इसका, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों हार्डवेयर, बी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों 34वें में आपने बी कर लिया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 35 की तरफ। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों 35वां, कि 35वां क्या पूछ रहा है आपसे कि यदि कोई यूजर को प्रेजेंटेशन को प्रोफेशनल बनाना है तो उसे क्या उपयोग करना चाहिए। रैंडम कलर, ज़्यादा टेक्स्ट, नो डिजाइन, या
कंसिस्टेंट थीम एंड लेआउट। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? तो यहाँ पे अगर मान लो किसी यूजर को प्रेजेंटेशन को प्रोफेशनल बनाना है दोस्तों, तो वो करेगा दोस्तों कंसिस्टेंट थीम एंड लेआउट का उपयोग। तो डी ऑप्शन इज राइट। दोस्तों ये थे 35% हमारे, और 35% में से आपके कितने परसेंट सही हुए वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ सभी लोग, ठीक है। किन किन बच्चों के 35 में से लगभग 30% सही हो चुके हैं, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी को और बेटर करते रहिएगा दोस्तों। मैंने मैराथन क्लास डाली थी अभी 2 घंटे की समथिंग, पूरे चैप्टर का मैंने डाला था दोस्तों उसमें, तो आप जरूर देखना मैराथन क्लास, ठीक है, आपको मिल जाएगी। और हाँ, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिएगा और पूरे 35% करके आने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी परसेंट करके आओगे, और उम्मीद करता हूँ आप मेरी पूरी क्लास देखोगे, जिससे आपको और अच्छे से हेल्प मिलेगी एग्जाम के अंदर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू, बाय।